गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में एक विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे विधान परिषद के गठन, उसकी शक्तियां और उसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि किन परिस्थितियों में विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। तो निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। सबसे पहले है कि यदि कोई व्यक्ति संसद तथा विधानसभा दोनों का एक साथ सदस्य हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में वो संसद की सदस्यता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी विधानसभा की जो सदस्यता है उसका अंत हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा दोनों का सदस्य एक साथ हो जाता है और वो संसद की सदस्यता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी विधानसभा की जो सदस्यता होती है उसका अंत हो जाता है, वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरी परिस्थिति है कि यदि कोई सदस्य विधानसभा की बैठकों में लगातार बिना किसी प्रकार की सूचना दिए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। और तीसरी है कि यदि सदन का सदस्य बनने के बाद उसमें कोई निर्धारित अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी विधानसभा की सदस्यता का अंत हो जाता है। तो इस पर एक प्रश्न बन गया आपका कि किन परिस्थितियों में विधानसभा की सदस्यता का अंत हो जाता है। तो इसमें ये 3 पॉइंट है। अब बारी है विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत विधान परिषद को कौन कौन से अधिकार या कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। तो विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन कहलाता है। इसे राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है। इसके गठन को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले विधान परिषद के गठन के अंतर्गत बारी आती है सदस्य संख्या की। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि वो सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला गठन का पॉइंट है सदस्य संख्या कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि वो संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि विधान परिषद के सदस्यों का
निर्वाचन व मनोनयन, यानी विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन किया जाता है और कितने सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकाय की संस्थाओं जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद आदि के निर्वाचक मंडल से निर्वाचित किए जाते हैं। वहीं 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचक मंडल से, 1/2 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल से, स्नातक यानी ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएट 3 साल से ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी 3 साल की अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या 3 साल से कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, तथा 1/2 सदस्य सरकारी अध्यापकों के निर्वाचक मंडल से निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, जबकि शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन किया जाता है। तो इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूँ कि विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें से 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के संस्थाओं के निर्वाचक मंडल से, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचक मंडल से, 1/2 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल से तथा 1/2 सदस्य सरकारी अध्यापकों के निर्वाचक मंडल से निर्वाचित किए जाते हैं और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न कि विधानसभा के विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, या विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा 1/6। अगला पॉइंट है
योग्यताएं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता है वो यह है कि उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो या उससे अधिक हो। तीसरी योग्यता है कि वह सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। और चौथी योग्यता है कि वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो इस प्रकार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए इन 4 योग्यताओं का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कार्यकाल कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सामान्यतः विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों बाद अपना पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और यह राज्य विधानमंडल का एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता और इसके प्रति 2 वर्षों बाद 1/3 सदस्य अपना स्थान अपना पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है पदाधिकारी। तो विधान परिषद में 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। तो इन पदाधिकारियों का जो चयन है वो विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक को सभापति के रूप में और एक को उपसभापति के रूप में चुनते हैं। तो इस प्रकार ये विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और इस पर एक प्रश्न बन गया कि विधान परिषद के गठन को समझाते हुए या विधान परिषद के गठन का वर्णन करते हुए विधान परिषद की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में समझाइए। तो अब बारी है विधान परिषद की शक्तियां, अधिकार और कार्यों के बारे में। अब है विधान परिषद के कार्य और शक्तियां। तो संविधान के अंतर्गत विधान परिषद के कार्यों और शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहला कार्य या शक्ति जो है वो है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो धन विधेयक को यानी वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक जो है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ये विधेयक दोनों ही सदनों द्वारा स्वीकृत होने आवश्यक है। विधान परिषद यदि किसी विधेयक को स्वीकृत नहीं करती है तो वह अधिकतम उस विधेयक को 4 महीने तक
अपने पास रोक कर रख सकती है, वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। उसे उस विधेयक को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहला पॉइंट या कार्य दोबारा समझा देता हूं, कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ये विधेयक दोनों ही सदनों के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। विधान परिषद यदि किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देती है तो वह अधिकतम उसे 4 महीने तक अपने पास रोके रख सकती है, वह उस विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य कि विधान परिषद किस प्रकार मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। तो विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित रखती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को भंग करने का या मंत्री परिषद को पद मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला कार्य है वित्त संबंधी कार्य। तो वित्त के संबंध में विधान परिषद की जो शक्ति है वह बिल्कुल गौण है या नगण्य है या न के बराबर है। वित्त के संबंध में, धन के संबंध में विधान परिषद को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। वित्त के संबंध में विधान परिषद की जो शक्ति है वो नगण्य है यानी न के बराबर है। विधान परिषद केवल वित्त विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोके रख सकती है, वह उस पर अपने सुझाव दे सकती है, अपने विचार दे सकती है। उन सुझावों को या उन विचारों को मानना या न मानना ये सब विधानसभा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार विधान परिषद के ये 3 कार्य या शक्तियाँ हैं। तो यहाँ निबंधात्मक प्रश्न पूरा फिर से दोबारा बोल देता हूँ कि राज्य विधान परिषद के गठन तथा उसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए।